बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम थोड़ा सा आपको मैं इंट्रोडक्शन इसका दूंगा, दैट इज़ स्टैचियोमेट्री। स्टैचियोमेट्री भी इसको कहते हैं और इसमें ये बेसिकली सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग टू योर बोर्ड एग्जाम। आई एम 90% ये आई एम श्योर कि 90% चांस होते हैं बोर्ड एग्जाम में इसका कोई ना कोई न्यूमेरिकल ज़रूर आता है, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन में आए, चाहे शॉर्ट में आए, चाहे एमसीक्यूज़ की फॉर्म में आए। और इसी तरह ये एमडी कैट या एंट्री टेस्ट जो होते हैं उसमें भी लाजमन कोई ना कोई क्वेश्चन इस चैप्टर में से, इस टॉपिक में से ज़रूर आते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग योर बोर्ड एग्ज़ाम, और इसको समझने की कोशिश करें कि ये इसमें आप क्रैमिंग नहीं कर सकते, ना गुरट्टा मार सकते हैं, इसको समझ कर आपको पढ़ना पड़ेगा। और बेसिकली ये है वर्ड प्रॉब्लम है, सिर्फ आप इक्वेशन देख के इसका हल निकाल सकते हैं। छोटी मोटी इंटर कन्वर्जन्स होती हैं मोल को मास में और मास को मोल में, तो वो हम सीखते हैं इसमें। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को हम स्टडी करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। सो इसके हम पढ़ते हैं कि स्टैचियोमेट्री जो है, स्टैचियोमेट्री इज़ ए ब्रांच ऑफ, ये भी केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। इस ब्रांच ऑफ या एक एरिया है केमिस्ट्री का, या एक चैप्टर आप कह लें, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, which tells us या which provide knowledge us about the, which tells us the quantitative relationships between reactants and products in a balanced chemical equation. This is the important point. Balanced chemical balanced chemical equation. बेसिकली ये जो स्टैचियोमेट्री है, ये इस तरह की कैलकुलेशंस होती हैं कि ये इक्वेशन को देखते हुए बैलेंस केमिकल इक्वेशन का होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी तो आप इजीली आगे इसके जो है नंबर ऑफ फाइंड या जो भी आपने फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज़ द की टू कैलकुलेट सच काइंड ऑफ कैलकुलेशंस। और इसमें दूसरी चीज़ है कि ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप के बारे में हमें सिर्फ बताती है। ये सिर्फ एनालिसिस, दो तरह के रिलेशनशिप्स आप कह सकते हो। उसका एक होता है क्वालिटेटिव होते हैं, जिसमें आप कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं कि कोई चीज़ किस चीज़ से मिलकर बनी है। तो ये हमें क्वालिटेटिव रिएक्शंस के बारे में नहीं बताती। ये जो स्टैचियोमेट्री है, इट डज नॉट टेल्स अस अबाउट द क्वालिटेटिव या रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में नहीं बताती कि आगे क्या प्रोडक्ट बनने जा रही है। दो रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे तो आगे प्रोडक्ट क्या बनेगी, उसके बारे में इससे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। इससे क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। क्वांटिटेटिव का मतलब कि सिर्फ हमें ये बता सकती है, या इससे हम ये अक्स कर सकते हैं कि एक रिएक्टेंट का अमाउंट दिया गया है तो आगे प्रोडक्ट का अमाउंट कितना बनेगा, मीन्स क्वांटिटी से हम मालूम कर सकते हैं। सो ये जो है, इट्स नॉट क्वालिटेटिव एनालिसिस, इट डिपेंड्स अपॉन, टेल्स अस अबाउट द क्वांटिटेटिव अमाउंट्स के बारे में हम इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। और इसको थोड़ा सा आप नोट करें कि ये जो है, ये द मोलर कॉन्सेप्ट इज यूज्ड। इसमें ये नोट कर लें कि द मोलर कॉन्सेप्ट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द क्वांटिटीज। अच्छा, अब ये जो है कैलकुलेट द क्वांटिटीज, कि जो क्वांटिटीज़ आपने मालूम करनी है या कैलकुलेट करनी है, उसमें आप बेस किसको रखेंगे, मोलर कॉन्सेप्ट को, कि एक नंबर ऑफ मोल है जो किसी भी एटम का या मॉलिक्यूल का या किसी कंपाउंड का, किसी सब्सटेंस का अगर ग्राम्स में दिया गया हो वज़न, तो वो मोल कहलाता है, जिसके अंदर 6.0 to 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। तो उनको, उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए ये कैलकुलेशंस की जाती हैं। दूसरी एक और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कुछ चीज़ें इसके लिए अजम्पशंस आप अज्यूम करेंगे जब तक
केमिस्ट्री के लिहाज से इसकी दो अजम्पशंस, मतलब दो चीज़ें आपने खुद एज्यूम कर लेनी है, वो आपने अपने जहन में बिठा लेनी है इन कैलकुलेशंस करने से पहले। पहली अजम्पशन ये है कि ऑल रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली converted into product, are completely converted into product. This is the important one. ये आपने अज्यूम कर लेना है। अजम्पशन का मतलब फर्ज कर लेना है, आपने ये फर्ज कर लेना है कि जितना भी रिएक्टेंट, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से मैं एक सिंपल सा एक रिएक्शन आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज अगर हम रिएक्शंस यहाँ पर लिखते हैं कि एक इक्वेशन में लिखता हूँ कि दो सोडियम के मोल्स जब रिएक्शंस करते हैं दो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ, तो आगे जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी दो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड प्लस में हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर अज्यूम ये करना है, सपोज करें कि ये कह रहा है कि इसके आपको पास 100 मोल्स हैं और इसके भी 100 मोल्स हैं, या 200 मोल्स हैं या 100 मोल्स हैं, तो ये कितना बनेगा। ये तो कैलकुलेशन आपने करनी है, लेकिन करनी इस तरह है कि आपने ये सोच लेना है कि ये 100, ये 100 का 100 इसके 100 के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट में बना रहा है। मीन्स कि जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो ये 0 होगा और ये भी 0 बचेगा। ऑल द अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट साइड, ये आपने अज्यूम कर लेना है। हालांकि ऐसा नहीं होता, कोई सा भी रिएक्शन हो उसका कुछ ना कुछ अमाउंट रिएक्टेंट साइड पे जरूर रह जाता है, लेकिन आपने अज्यूम ये करना है। आप एनालिसिस उसी वक्त कर सकेंगे जब आप ये अज्यूम करेंगे कि ये 100% जो भी रिएक्टेंट्स आपको दिए जा रहे हैं ये सारे की सारी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, फिर जाके आप टेक्निकली इसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। एक तो आपने ये चीज़ अज्यूम कर लेनी है। दूसरी चीज़ आपने एक और अज्यूम करनी है, वो आपने क्या अज्यूम करनी है कि देयर इज नो साइड रिएक्शन या बाय प्रोडक्ट, नो साइड रिएक्शन, या इसको कहा जाता है बाय प्रोडक्ट, के कोई बाय प्रोडक्ट इस रिएक्शन में नहीं बन रही। ये साइड रिएक्शन या बाय प्रोडक्ट क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लें। बाय साइड रिएक्शन ये होता है कि जैसे सोडियम ने वाटर के साथ रिएक्शन किया तो ये प्रोडक्ट बन गई, लेकिन अगर यही सोडियम उसी बीकर के अंदर कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट जो सोडियम का है अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ले तो एक नई प्रोडक्ट भी बन जाएगी जो कि बन जाएगी सोडियम ऑक्साइड, लेकिन इसका अमाउंट बहुत कम बनेगा। मीन्स के ये 100 है, ये 100, तो ये आपकी यूं समझ लें कि 99% तो यही प्रोडक्ट बनेगी, तो ये आपकी कहलाएगी मेन प्रोडक्ट। ठीक है, 90% बन गई या 95% या 80, जो भी मेजर जो ज़्यादा अमाउंट बनेगा ये मेन प्रोडक्ट आपकी बनेगी। और कुछ अमाउंट जो दूसरा बन जाएगा जो आप नहीं चाह रहे थे, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बन गया या आपको रिएक्शन में पता भी नहीं था ये चीज़ बन गई, इसको कहा जाता है साइड रिएक्शन या बाय प्रोडक्ट। तो इसमें आपने दूसरी अजम्पशन ये करनी है कि कोई साइड रिएक्शन नहीं होता। मीन्स कि इसको आपने अज्यूम करना है, हालांकि होता है बहुत सारे रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में तो होता है, तो इसमें आपने ये अज्यूम करना है कि देयर इज नो साइड रिएक्शन। जितने भी आपके पास रिएक्टेंट्स हैं ऑल रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट साइड, ये आपने सबसे पहले अज्यूम कर लेना है। तो ये दो अजम्पशंस आपने अपने जहन में रखनी है, फिर आप इसको आगे कवर कर सकते हैं। तो स्टोइचियोमेट्री मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि ऐसी कैलकुलेशन जो डिपेंड करती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ऊपर। आपको इक्वेशन दी गई होगी, उस इक्वेशन को देखते हुए आपने कैलकुलेशन करनी है आगे फर्दर। जैसे यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है तो इसको देखते हुए कि अगर ये 2 मोल है, ये 2 मोल है तो ये भी 2 मोल बन रहा है, अगर ये 500 मोल, ये 500 मोल होगा तो ये कितने मोल बनेगा। इस तरह की कैलकुलेशंस को स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कहा जाता है। सेकंड चीज़ ये कि इसके लिए आपने दो चीज़ें, ये चीज़ें आपने अज्यूम कर लेनी है। अब हम चलते हैं इसके थोड़ा सा, इसकी कुछ रिलेशनशिप्स होती हैं, वो हम रिलेशनशिप्स पढ़ते हैं कि कौन कौन सी रिलेशनशिप्स होती हैं और किस तरह से होती है। तो ये 3 तरीकों से इसको पढ़ा जा सकता है, ये इसको हम सीखते हैं। पहली इसकी रिलेशनशिप होती है मास मास रिलेशनशिप। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करने का जो पहला तरीका है वो कहलाता है मास मास रिलेशनशिप, जिसको M/M रिलेशनशिप भी कहा जाता है, मास मास रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप में क्या होता है, सिंपली कि आपको
मास दिया गया होता है और मास ही आपको उससे मालूम किया जा रहा होता है। मीन्स एक रिएक्टेंट का मास दिया हुआ है और प्रोडक्ट का मास आपसे पूछा जा रहा है कि आप उसका भी मास बताएं। इसको आप डेफिनेशन इस तरह लिखेंगे, इफ मास ऑफ ए सब्सटेंस, मास ऑफ वन सब्सटेंस, mass of one substance is given, so we can calculate the mass of other substance। मतलब ये कि अगर आपको कोई चीज़ ग्राम्स के यूनिट में दी गई है और पूछा जा रहा है कि ये मेरे पास अगर एक रिएक्ट प्लस ए और प्लस बी रिएक्शन कर रहे हैं और प्रोडक्ट सी प्लस डी बन रही है, तो यहाँ से ये पूछा जा रहा है कि ए के भी आपको ग्राम में दिया गया है कि इसका अमाउंट दिया गया इन ग्राम्स, बी का भी ग्राम्स में दिया जा रहा है और सी और डी का आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ये 10 ग्राम है, ये भी 10 ग्राम है, तो ये कितने ग्राम बनेगा, ये कितने ग्राम बनेगा। तो ये रिलेशनशिप कहलाएगी मास मास रिलेशनशिप। मतलब कि जो आपको अमाउंट दिया गया है दैट इज आल्सो इन द यूनिट ऑफ ग्राम्स और इन मास क्वांटिटी, और जो आपसे पूछी जा रही है दैट इज आल्सो मास इन द यूनिट ऑफ मास, तो वो भी ग्राम में पूछा जा रहा है। तो सच रिलेशनशिप इज नोन एज मास मास रिलेशनशिप। सेकेंड एक रिलेशनशिप्स है, दूसरी जो टाइप बन जाती है वो आ जाती है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, या मास मोल भी आप कह सकते हैं, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप या मास मोल भी कह सकते हैं, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप में क्या होता है कि इसमें रिलेशनशिप की कैलकुलेशन कैसे होती है कि मास ऑफ वन सब्सटेंस इज गिवन, मास ऑफ वन से मतलब कि एक साइड के किसी भी रिएक्टेंट साइड का या प्रोडक्ट साइड का आपको दिया गया होगा, मास ऑफ वन सब्सटेंस इज गिवन एंड वॉल्यूम ऑफ अदर सब्सटेंस इज टू कैलकुलेट। तो आपको दूसरा जो सब्सटेंस है उसकी वॉल्यूम मालूम करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर इक्वेशन अगर करें कि ए और प्लस बी और आगे प्रोडक्ट बन रही है सी एंड प्लस डी, आपसे ये चीज़ कही जाए कि अगर इसका 100 ग्राम है, मीन्स इन ग्राम्स, ये भी 100 ग्राम्स है और ये कितने मिलीलीटर या डीएम क्यूब बनेगा, डीएम क्यूब, या ये कितने डीएम क्यूब या लीटर या सेंटीमीटर बनेगा। मीन्स कि जो गिवन है दैट इज इन द यूनिट ऑफ मास, ये मास के यूनिट में गिवन है, मीन्स दिस इज मास, और जब आपसे पूछा जा रहा है दैट इज वॉल्यूम के यूनिट में, तो सच रिलेशनशिप इज नोन एज मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। एक तीसरी रिलेशनशिप है वो कहलाती है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, इसके बारे में आप समझ गए होंगे अब कि ये क्या होगा कि इसमें अगर आपसे एक रिएक्शन ए है एंड बी है एंड द प्रोडक्ट इज सी एंड डी, सो इन दोनों में क्या है कि ये भी डीएम क्यूब में दिया गया है। लेट्स सपोज कि ये कहा गया है कि 100 या 10 डीएम क्यूब, दैट इज आल्सो 10 डीएम क्यूब। सो हाउ मच डीएम क्यूब या सीएम क्यूब दिस विल फॉर्म, मीन्स के वॉल्यूम के यूनिट में दिया गया है और वॉल्यूम के यूनिट में पूछा जा रहा है, तो सच रिलेशनशिप इज नोन एज वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। सो हमने अब 3 रिलेशनशिप्स पढ़ी, मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप एंड वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, बड़ा बेसिक न्यूमेरिकल है मास मास रिलेशनशिप का, ताकि हमारा सा जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा मज़ीद क्लियर हो जाए, तो फिर हम आगे फर्दर कल दूसरे कैलकुलेशंस पे जाएंगे। जी, तो जो न्यूमेरिकल है मैं इधर पहले टाइप लिख लूँ इसको। इसकी क्वेश्चंस ये है कि कैलकुलेट द मास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स, calculate the number of grams of potassium sulfate and water
and water produced when 14 grams of potassium hydroxide are reacted या react करता है are reacted with excess of sulfuric acid. सल्फ्यूरिक एसिड का अमाउंट नहीं बता रहा, एक्सिस कह रहा है कि एक्सिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. तो क्या चीज बनेगी? इक्वेशन इज गिवन एज अंडर, नीचे इसकी इक्वेशन भी दी गई है. इक्वेशन क्या है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और प्रोडक्ट बन जाती है आगे पोटेशियम सल्फेट एंड वाटर. अब इक्वेशन के अंदर आपसे जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि पोटेशियम की इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो इसको जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे तो ये इक्वेशन अब बैलेंस हो गई. आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी किसी कंपाउंड के जो इनिशियल जो कोफिशिएंट लगा होता है वो उसके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं. तो ये इक्वेशन अब हमें ये बता रही है, अगर हम इसको आसान तरीके से इसको समझने की कोशिश करें तो ये चीज़ जो हमने कैलकुलेट की जाए बिल्कुल वर्ड प्रॉब्लम है. ये कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास 2 मोल हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के तो ये 1 मोल बनाएंगे पोटेशियम सल्फेट के, क्योंकि यहाँ पर इसके आगे कोफिशिएंट कोई नहीं है तो रेशो क्या बन रहा है, इसके 2 मोल हैं तो ये 1 मोल बन रहा है. मीन्स इन दोनों की बात हो रही है क्योंकि डेटा में इन दोनों का ही जिक्र है, इन दोनों चीज़ें दी जा रही हैं. ठीक है, और फिर इसके साथ ही आपने कंपेयर करके इसको भी कैलकुलेट करना है. इसका तो एक्सेस अमाउंट बता रहा है, तो ये कह रहा है कि इसके 2 मोल हैं तो इसका 1 मोल बन रहा है, इसके 2 मोल हैं तो पानी के 2 मोल बन रहे हैं. तो यहाँ से इक्वेशन आपसे समझ में आ गई कि किस तरह कैलकुलेशन करनी. अब सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स, इसके ग्राम्स मालूम करें और इसके भी ग्राम्स मालूम करें. क्या चीज़ आपको मालूम करना है? इनका मास मालूम करना है, मीन्स के ग्राम्स मालूम करने. When 14 ग्राम ऑफ पोटेश, जब इसके 14 ग्राम्स रिएक्शन करें, ठीक है, इसके अगर 14 ग्राम्स हैं तो ये कितने ग्राम बनेगा? दिस इज एक्चुअली द क्वेश्चन. इक्वेशन कह रही है कि ये 2 मोल है तो ये 1 मोल बनेगा. ये कह रहा है कि ये 14 ग्राम है तो ये कितने ग्राम बनेगा. मीन्स कि आपको इक्वेशन मोल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है लेकिन डेटा ग्राम्स में दिया हुआ है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन आ गई. ये इक्वेशन बता रही है नंबर ऑफ मोल्स, ग्राम्स के बारे में नहीं बता रही. यहाँ पर आपको ये पूछा जा रहा है ग्राम्स के बारे में. तब 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के. एक तरीका ये कि ये जो नंबर ऑफ मोल्स इक्वेशन में दिए हुए हैं इनको आप ग्राम्स में कन्वर्ट कर लें, ठीक है. दूसरा तरीका ये कि आप इसको नंबर ऑफ मोल में ही रहने दें, ये जो ग्राम दिया हुआ इसको नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट कर लें. तो सबसे पहले हम इसको करते हैं मोल मेथड से, इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. क्या फार्मूला है? फार्मूला ये होता है नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का कि गिवन मास डिवाइडेड बाय होता है मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास के. तो हम सबसे पहले ये जो आपको 14 ग्राम दिए गए हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के, इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू मोल्स में. तो हम किस तरह करेंगे? इसका सबसे पहला जो सॉल्यूशन है कि कन्वर्ट 14 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इनटू मोल्स. तो फार्मूला यहाँ पर दे दिया गया, मैंने बता दिया आपको कि गिवन मास, नंबर ऑफ मोल का क्या होगा? गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. तो गिवन मास डेटा में कितना गया है? 14 ग्राम्स. मोलर मास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का कितना है? पोटेशियम का होता है, इधर निकाल लेते हैं कि पोटेशियम का मास होता है 39, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1. तो ये टोटल बन गया 56. तो 14 डिवाइडेड बाय 56, तो ये आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे. ये क्या चीज़ मिल जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स, और ये आंसर आएगा 0.25 मोल्स. अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. कैसे सॉल्व हो गया? इक्वेशन ये बता रही थी कि 2 मोल इसके हैं तो 1 मोल इसका बनेगा.
इसके 14 ग्राम है तो ये कितना बनेगा, तो इसके 14 ग्राम को हमने कन्वर्ट कर लिया है नंबर ऑफ मोल्स में और ये कितना आया है 0.25 मोल। तो अब आप यहाँ पर आसान हो गया कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, इक्वेशन क्या कह रही है कि 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस्ड 1 मोल ऑफ पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, अगर इसके 2 मोल हैं तो इसका 1 बन रहा है, अगर इसका 1 होता तो वो कितना बनता, इफ 1 मोल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा तो ये कितना बनेगा। इसका आसान हल क्या है, इसका आसान हल मैं आपको बता दूं कि जिसका मालूम करना होता है, जैसे इसका आपने अमाउंट निकालना है, ये इसका जो रेशो होगा, जो इक्वेशन में रेशो दिया गया होगा वो रेशो ऊपर आएगा। इसका रेशो कितना है 1, इक्वेशन में देखें ये 2 है और ये 1 है, तो ये 1 जिससे मालूम करना है, जो गिवन है, जो ऑलरेडी गिवन है, जैसे इसका अमाउंट दिया हुआ है तो ये इसके नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मीन्स के ऊपर आपने क्या रखना है, जिसका अमाउंट मालूम करना है, जिसका मालूम किया हुआ है ऑलरेडी, जिसका गिवन है, उसका रेशो जो होगा मोल रेशो वो नीचे रखेंगे और तो ये आपको मिल जाएगा 2 मोल ऑफ दिस प्रोड्यूस करता है 1 मोल, तो 1 मोल इसका इतना प्रोड्यूस करेगा, विल प्रोड्यूस ठीक है। तो ये इतने, अब समझ में आ गया आपको कि ये 2 मोल है तो ये 1 मोल, ये 1 मोल होगा तो ये कितना करेगा 1/2 मोल, यानी कि हाफ मोल प्रोड्यूस करेगा। अब यहां पर है कि गिवन कितने ग्राम है 0.25 मोल, अगर ये 2 मोल था तो ये 1 मोल, ये 1 मोल है तो ये 1/2 मोल, अब ये है 0.25 मोल, तो इसका किस तरह मालूम करेंगे ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका हल ये है कि ये जो आपका रेशो निकला है 1/2, इसके साथ ये जो गिवन मास था जिसके हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे, इसको सिंपली आप मल्टीप्लाई कर देंगे लाइक दिस, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा कि ये कितने नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे, और ये नंबर ऑफ मोल्स निकल रहे हैं 0.125 मोल्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट के, अब आपके पास क्वेश्चन समझ में आ गया कि अगर ये 2 मोल है तो ये 1 मोल बनता है, अगर ये 14 ग्राम है यानी कि 0.25 मोल है तो ये कितना बनेगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.25, जो 40 ग्राम का मोल निकला था, तो ये इतने ग्राम इतने मोल बनेगा। ये आपके पास आंसर आ गया इसका। लेकिन हमें अभी हमने ये निकाले हैं नंबर ऑफ मोल्स, किसके निकाले हैं नंबर ऑफ मोल्स, पोटेशियम सल्फेट के, लेकिन ये कह रहा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट। अब ये नंबर ऑफ ग्राम्स की बात कर रहा है, हमने मोल निकाले हैं। अब इसको जैसे हमने यहां पर क्या किया था कि कन्वर्ट 14 ग्राम इनटू मोल्स, अब ये जो मोल निकले हैं देन अगेन कन्वर्ट दिस मोल इनटू ग्राम्स। किसके मोल हैं ये, पोटेशियम सल्फेट के। तो अब आप क्या करेंगे, इसको दोबारा मैं यहां से बताता हूं, अब आप करेंगे कन्वर्ट 0.125 मोल्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट इनटू ग्राम्स। अब आप इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दें। उसका फार्मूला क्या है, यही वाला फार्मूला रीअरेंज करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और अगर आपने अमाउंट्स ग्राम्स में निकालना है तो उसका सिंपल क्या होता है फार्मूला कि इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, जो भी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसको मॉलिक्यूलर मास से। अगर सपोज करें आपने इसलिए ये निकालना है तो ये इधर ही रहेगा, ये उस तरफ जाके n के साथ नंबर ऑफ मोल्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये फार्मूला बन जाता है मास इन ग्राम निकालने का फार्मूला क्या बन जाएगा, मास इन ग्राम का फार्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास या जो भी मॉलिक्यूलर मास होगा। तो अभी आपने नंबर ऑफ मोल निकाले हैं, कितने बने हैं
125 मोल्स मल्टीप्लाई बाय इसका मोलर मास, किसका, पोटेशियम सल्फेट का। ये हमने कैलकुलेट नहीं किया हुआ, तो पहले अब यहाँ पर ये कैलकुलेट करने। पोटेशियम एक का वज़न होता है 39, तो यहाँ पर 2 हैं, तो 2 का वज़न हो जाएगा 78। फिर है सल्फ़र, सल्फ़र का एक ही एटम है, तो सल्फ़र का वज़न होता है 32 मल्टीप्लाई बाय एक ही एटम है, तो 32 हो जाएगा। ऑक्सीजन का वेट होता है एक का 16, तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, तो ये हो जाएगा 64। तो ये टोटल जो अमाउंट इसका जो वेट बन जाएगा दैट विल बी 174। तो इसको 174 ग्राम, तो इसको 174 ग्राम से जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, वो जो भी आंसर आएगा वो इसका बन जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम्स बन जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा 174 के साथ, ये तकरीबन 21 पॉइंट समथिंग आएगा, 21.4 ग्राम्स तक इसका कैलकुलेशन इसका आ जाएगा वेट जो है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ये अभी जो हमने कैलकुलेट किया है, ये किया है मोलर ग्राम मेथड, इसको कहा जाता है ग्राम मेथड के। आप सॉरी ये कहलाता है मोल मेथड के। आपने मोल जो भी ग्राम मिले हैं इनको कन्वर्ट किया है मोल में, और फिर मोल कैलकुलेट करने के बाद इक्वेशन के रेशो सामने रखते हुए फिर जो अमाउंट मोल बने उनको मोल को दोबारा कन्वर्ट किया आपने ग्राम्स में। ये कहलाता है मोल मेथड या मोल मेथड सिंपली। इसको एक और तरीके से भी कैलकुलेट किया जा सकता है, वो कहलाएगा ग्राम मेथड। ग्राम मेथड कैसे होगा वो उसको भी समझ लेते हैं। ग्राम मेथड इस तरह सॉल्व किया जाएगा। इस इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं ताकि आपको दोबारा इजीली समझ में आ सके। इक्वेशन ये थी कि 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड दे प्रोड्यूस पोटेशियम सल्फेट एंड 2H2O वाटर। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि इसके अगर 14 ग्राम्स हैं तो ये कितना बनेगा। ये क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन यही था कि ये 14 ग्राम है तो ये कितने ग्राम्स बनेगा। तो पहले हमने क्या किया था, फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया था कि इन 14 ग्राम्स को नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट किया था, फिर उन 14 नंबर ऑफ मोल्स को इस रेशो के हिसाब से निकाल लिया कि ये 2 रेशो है, ये 2 मोल हैं तो ये 1 मोल बना रहा है। तो आपने पिछला जो न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व किया, अब इसको हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे। डायरेक्ट मेथड इसका किस तरह होगा, इसको थोड़ा सा समझ लें। इक्वेशन के हिसाब से जो पोटेशियम हाइड्रो, आपने जो 2 चीज़ें आपको मिली हुई, एक मिला हुआ है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जो आपने कैलकुलेट करना है वो है पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, इसका रेशो है 2 और इसका रेशो है 1। इज इट क्लियर? ये आपको पता चल गया होगा क्योंकि ये इक्वेशन बता रही है कि 2 है और ये 1 है। अब इसके हैं 14 ग्राम, तो ये कितना बनेगा। तो पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि जो ये वो चीज़ है जो आपने फाइंड करनी है, टू बी फाइंड, इसका आपने मालूम करना है, वो ये साइड है, दिस वन, और सॉरी ठीक है, ये जो K2 ये आपने साइन फाइंड करनी है, और ये जो है ये वो चीज़ है जो गिवन है, ये आपको डेटा में दी गई है कि इसके जो दिया गया है उसको, उसके मोल रेशो को, जो भी उसका मोल जो रेशो आ रहा होगा उसके रेशो को जो फाइंड करना है उसके रेशो के साथ आप डिवाइड कर देंगे। मीन्स के ये इस तरफ जाके इसको इस तरह आप ये समझें, मैं इधर इंडिकेशन भी कर देता हूँ कि ये जो वैल्यू है ये उस तरफ जाके डिवाइड होगी। ये आपने लिखना नहीं है, ये आपने जस्ट ज़हन में रखना है कि ये दूसरी तरफ जाके क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। मीन्स कि आपके पास वैल्यू बन जाएगी 1/2। इज इट क्लियर? दोबारा समझा रहा हूँ कि जो चीज़ भी कैलकुलेट करनी है वो राइट हैंड साइड पे रहेगी और जिससे करनी है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी। मीन्स जो गिवन अमाउंट होता है वो लेफ्ट पे आएगा और जो कैलकुलेट करना है दैट विल बी ऑन द राइट साइड।
और जो गिवन होगा वो राइट साइड के जाके उसका जो मोल रेशो जो भी इक्वेशन बता रही होगी वो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से मैं एक और चीज़ बताता चाहूँ कि यहाँ पर तो हमने रिएक्टेंट का अमाउंट दिया हुआ, प्रोडक्ट पूछ रहे हैं, लेकिन बाजू का तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रोडक्ट का अमाउंट दिया हो और रिएक्टेंट पूछी जा रही हो। इस तरह भी ये क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर आपने वो मसला सॉल्व कर लेना कि जो भी पूछा जा रहा होगा वो राइट साइड पे आएगा, मतलब राइट हैंड साइड पे जो भी चीज़ आपने पूछी जो फाइंड करनी है, और जो मिली हुई है वो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है, और जो मिली हुई जो लेफ्ट हैंड साइड वाला होगा वो डिवाइड हो जाएगा दूसरी तरफ उसका मोल रेशो जो भी रेशो बन रहा होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन था कि उसके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं वो आपने निकाल लिए थे कि 14 ग्राम्स है, तो वो 14 ग्राम्स जो हैं, अच्छा इधर एक और चीज़ है रेशो में कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल है, तो इसका नंबर ऑफ मोल आप पहले निकाल लें कितने हैं, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, इसका मॉलिक्यूलर मास बन रहा था 56, मीन्स के अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली का मॉलिक्यूलर मास बन रहा है 56, मीन्स कि इसके 56 ग्राम, लेकिन 56 इसलिए हम नहीं लिखेंगे कि एक मोल का 56 है, लेकिन यहाँ पर 2 मोल हैं, तो 56 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 मोल से, इसके 56 ग्राम है, इसके कितने ग्राम बना रहा है, इसके ग्राम बना रहा है 174 इक्वेशन के मुताबिक। वहां पर पहले हम मोल कर रहे थे कि इसके 2 मोल, तो इसके 1 मोल बना रहा है। अब हम ग्राम के हिसाब से कर रहे हैं कि इसके 56 को डबल मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 2 मोल है, 1 मोल का 56, तो 2 मोल का वजन आ जाएगा इसका 56, और 56 कितना हो जाएगा 112। तो आप यहाँ पर लिखें कि 112, इसके 112 ग्राम इसके 174 को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब आपने मालूम करना है कि आप अगर इसके 14 ग्राम है तो वो कितना मालूम करेंगे। तो सबसे पहले तो आप इसका जो रेशो, इस इक्वेशन को सामने रखते हुए इसके जो भी अमाउंट है वो इसके साथ डिवाइड कर देंगे जाके, मीन्स कि ये 174 है, तो इस साइड पे जाके ये डिवीजन में चले जाएंगे लाइक दिस। इज इट क्लियर? ये आपका वही रेशो बन गया जो 1/2 वाला रेशो बन गया, ये वाला। अब आपके पास था कि 14 ग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के वो कितना करेंगे, तो मैंने बताया था कि जो भी गिवन अमाउंट ये अमाउंट तो वो जो इक्वेशन बता रही है, ये वो होगा जो गिवन होगा, जो डेटा में दिया गया होगा, जिससे आपने इंक्वायर करना होगा, तो ये उस तरफ जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 174 डिवाइडेड 112 मल्टीप्लाई बाय 14, तो ये डायरेक्ट वही आंसर आएगा जो वहां पर उसका आ रहा था 21 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 21.4 या ग्राम, ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया, आप कर लीजिएगा इसको, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसमें आपको नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपने ग्राम को ही कन्वर्ट कर लिया। ये बड़ा आसान मेथड था, लेकिन ये सिर्फ मास रिलेशनशिप में आसान है। ग्राम मेथड इसको कहा जाता है ग्राम मेथड। तो ग्राम मेथड सिर्फ किस में आसान होगा, इस रिलेशनशिप में मास में, कि इसके भी मास मिले हुए थे, इक्वेशन के मुताबिक इसके हैं 112 ग्राम, मीन्स के इसके 112 ग्राम है, तो इसके 174 ग्राम बनते हैं, तो इसके 14 ग्राम होंगे, तो ये कितना बनेगा, तो सिंपली जिसके कैलकुलेट करने हैं वो ऊपर रहेगा, जिसके ग्राम्स के जो दिए हुए हैं वो नीचे आ जाएंगे, और एक्चुअल अमाउंट दिया गया है